वी आर स्टडी BSc थर्ड ईयर पेपर थर्ड यूनिट थर्ड में हम पढ़ रहे थे गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन में हम दो प्रकार की गतियाँ पढ़ रहे थे, एपिबोली, इम्बोली। एपिबोली के अंतर्गत एक्टोडर्म का निर्माण होता है, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं एम्बोली या एम्बोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अंतरारोही संरचना विकास गतियों में संभावी कार्डा मेजोडर्मल व एंडोडर्मल कोरखंड कोरक की सतह से अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं। अंतरारोहण यानी अंदर की ओर, रोहण यानी उतरना, अंदर की ओर उतरना। साथ ही परिवर्तित हो रहा भ्रूण अग्र पश्च अक्ष में फैल जाता है। अंदर की ओर स्थानांतरित कोशिकाओं की प्रकृति जन्मजात होती है। वह कोशिकाओं के आकारिकी के परिवर्तन के आधार पर होती है। विभिन्न प्राणियों में अंतरारोहण भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्गमन, इन्वेजिनेशन या अंतर्वेशन, दसना, शाब्दिक अर्थ दसना। ये गेस्टुला बोन की सबसे सरल विधि कहलाती है। इसमें कोरक की सतह से कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती है या धकेल दी जाती है। अक्रिय ध्रुव पर दीर्घखंडों का अंतर्गमन होता है, और जैसे किसी गुब्बारे में तुम पीछे से हाथ घुसाओ तो या उंगली डालोगे तो उस उंगली को तुम आगे के सिरे तक ला सकते हो। ऐसे ही इसमें कि अक्रिय ध्रुव पर दीर्घखंडों का अंतर्गमन होता है, तो ये कोरक गुहा को समाप्त करके लघु कोरकों के यानी ऊपर तक के सक्रिय ध्रुव के लघु कोरक होते हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं। इस क्रिया में प्रारंभ में भ्रूण अर्धचंद्राकार हो जाता है और बाद में प्याले नुमा हो जाता है। कोरक गुहा आश्रित हो जाती है और उसके स्थान पर नए अवकाश का निर्माण होता है जिसे आर्कियोट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। तो गेस्ट आर्कियोट्रॉन की परिभाषा अगर यूँ भी देखना चाहो तुम तो गेस्टुला बोन के अंतर्गत कोरक गुहा के आश्रित होने से उसके स्थान पर बनने वाले नए अवकाश को आर्कियोट्रॉन कहा जाता है, आर्कियोट्रॉन कहा जाता है। ठीक है। ये अवकाश अंतर्वलित कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है तथा एक चौड़े कोरक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। कोरक छिद्र क्रमिक रूप में संकराव होकर एक छोटे से गोल छिद्र के रूप में रह जाता है। इस प्रकार का गेस्टुला बोन एम्फिओक्सस में पाया जाता है। पक्षियों में एक क्रिया अत्यधिक परिवर्तित व अन्य रूपों में होती है। एम्फिओक्सस में कौन सा गेस्टुला बोन पाया जाता है? अंतर्गमन प्रकार का। ये ब्लास्टोसील है। ब्लास्टोपोर की तरफ से कोरखंड अंदर घुस रहे हैं और तीसरे चित्र में आर्कियोट्रॉन का निर्माण हो जाता है और कोशिकाएं एक्टोडर्म के नीचे जमी हुई कोशिकाएं एंडोडर्म का निर्माण कर लेती है, जो कि दीर्घखंड की कोशिकाएं होती है। ये अंदर घुस कर ऊपर एक्टोडर्म की कोशिकाओं से जाके संपर्क कर लेती है। सेकंड था अंतर्वलन, इनवोल्यूशन या अभिसरण भी कहते हैं। इनवॉल्व यानी लुढ़कना, वर्तन। तो इनवोल्यूशन में बाहरी सतह से कोशिकाओं का अंदर की ओर वर्तन या लुढ़कना, रोलिंग होती है। वहाँ पे धंसती है, यहाँ पे लुढ़कती है। ये अंतर है। ये क्रिया एम्फिओक्सस मछलियों
व उभयचरों में, एम्फियोक्सस मछलियों व उभयचरों में कोरक छिद्र के किनारों पर, ठीक है ना, जैसा कि चित्र में भी बता रखा है, ब्लास्टोपोर के किनारों पर लुढ़कने की क्रिया होती है, जबकि शरीसर्प, पक्षी व अंड प्रजक स्तनधारी प्रोटोथीरिया जो कि उनमें ये क्रिया प्रिमिटिव स्ट्रिक क्षेत्र में होती है, आदि रेखा क्षेत्र में होती है। ये बात ध्यान रखोगे तुम। एम्फियोक्सस मछलियों व उभयचरों में कोरक छिद्र के किनारों पर अंतर्वलन की क्रिया होती है, जबकि शरीसर्प, पक्षी व प्रोटोथीरिया में ये क्रिया प्रिमिटिव स्ट्रिक क्षेत्र में होती है। इस प्रक्रम में पूर्व मेसोडर्म व एंडोडर्म का निर्माण करने वाले कोरक खंड कोरक छिद्र के किनारे तक या आदि रेखा तक स्थानांतरित होते हैं। हमें पता है कि इससे अपन एम्बोली पढ़ रहे हैं, एम्बोली से किसका निर्माण होता है, मेसोडर्म व एंडोडर्म। अब तुम चाहे अंतर्वलन पढ़ो, चाहे ये अभी अंतर्गमन पढ़ो या अंतर्वलन पढ़ो, होगा मेसोडर्म या एंडोडर्म का निर्माण ही, ठीक है ना। एक्टोडर्म का हम एपिबोली में पढ़ चुके हैं। अब कोरक छिद्र के किनारे, कोरकखंड के कोरक छिद्र के किनारे तक या सरीसर्प, पक्षी व प्रोटोथीरिया में देखेंगे तो आदि रेखा तक स्थानांतरित होते हैं, और इस घटना को हम कन्वर्जेंस या अभिसरण कहते हैं, क्योंकि इसमें कोरक सतह के विभिन्न क्षेत्रों में दूर स्थित कोशिकाएं सकड़े क्षेत्र की ओर स्थानांतरण से पास पास आती। अभिसरण का मतलब होता है एक बड़े क्षेत्र से सकड़े क्षेत्र की ओर आना, मतलब परिधि से सेंटर की तरफ आना, इसको बोलते कन्वर्जेंस, ठीक है। अभिसरण से कोशिकाएं कोरक छिद्र अथवा आदि रेखा के किनारे तक स्थानांतरित होने के पश्चात इनका भीतर की ओर वर्तन टर्निंग होती है, भीतर की ओर लुढ़कन होता है। पहले दूर दूर स्थित कोशिकाएं नज़दीक आएगी, ठीक है, या तो कोरक छिद्र के पास या आदि रेखा के पास, फिर यहाँ से ये कोशिकाएं अंदर की ओर लुढ़कती है, और इस क्रिया को हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। इन्वोल्यूशन के बाद ये भ्रूण के अंदर कोरक छिद्र अथवा आदि रेखा के क्षेत्र में दूर स्थानांतरित होने में एक दूसरे से दूर हटने लगती है। अब सुनो, पहले क्या हुआ, हमने 3 क्रियाएं में पढ़ने को देखने को मिल रही है। सबसे पहले होगा दूर स्थित कोशिकाएं होती है, वह कोरक छिद्र के पास या आदि रेखा के पास आती है, अर्थात अभिसरण के द्वारा कोशिकाएं पास पास आती है। अब कोरक छिद्र या आदि रेखा के पास से कोशिकाएं अंदर की ओर लुढ़कती है, उसमें भ्रूण के अंदर की तरफ, ब्लास्टुला के अंदर की तरफ लुढ़कती है, और अंदर जाकर के ये कोशिकाएं वापस क्या होती है, इन्वोल्यूशन हो गया। अब वापस ये अंदर जाकर दूर दूर एक दूसरे से दूर हटने लग जाती है, अर्थात इनमें वापस अंदर जाने के बाद क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, अपसरण होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्वोल्यूशन होता जाता है, आद्यांतर बढ़ता जाता है, अपसरण के कारण कोशिकाएं दूर दूर उड़ती जाती है और कोरक छिद्र छोटा होता जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट है अपना अंतर्गलन या अंतर्क्रमण, इनफिल्ट्रेशन या इंग्रेशन। ये रेप्टाइल्स, एवीज व पिसीज, रेप्टाइल्स, एवीज व पिसीज में इनफिल्ट्रेशन द्वारा होता है। इसमें ब्लास्टोडर्म से कोशिकाएं कोरक गुहा में अंतर्गलित होती है। ब्लास्टोडर्म यानी बाहर से कोशिकाएं कोरक गुहा में अंतर्गलित होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। अंतर्गलन यानी अंतर्गलित होती है, अंतर्वलन यानी अंतर्वलित होती है ना। और ये था इन्वेजिनेशन, अंतर्गमन यानी अंतर्गमित होती है। तो अंतर्गलन में क्या होगा, इसमें
कोशिकाओं का स्थानांतरण एकल या छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह में होता है। अंतर्गलन के अंतर्गत क्या होता है, कोशिकाएं स्थानांतरित होती है तो वह एक कोशिका के रूप में या छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह के रूप में स्थानांतरित होती है। ये कोशिकाएं ब्लास्टोडर्म के नीचे एक स्तर में विन्यासित होकर ब्लास्टोडर्म के नीचे एक लेवल पर एक स्तर में विन्यासित होकर एंडोडर्म या हाइपोब्लास्ट बनाती है। ठीक है, कोरोगुआ आद्यांत्र में बदली जाती है। ये अंतर्गमन या अंतर्वलन के समान ही है, किंतु इसमें देखो क्या अंतर है, उसके समान ही क्रिया है, लेकिन इसमें स्थानांतरित होने वाली कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होकर कोरोगुआ में जाने के लिए कूटबाद बनाती है। मतलब ये वहाँ अंतर्वलन अंतर्गमन लुढ़कने के द्वारा होता है। यहाँ पर जो कोशिकाएं स्थानांतरित होती है वह कूटबाद बनाकर जाती है, कोशिकाएं कूटबाद बनाते हुए जाती है अंतर्गलन के अंतर्गत। ठीक है ना, ये तो तुम्हें ध्यान रखना है। लॉर्ड ट्रूप ने अंतःक्रमण को दो प्रकार का बताया है, बहुध्रुवी अंतःक्रमण, मल्टीपोलर इंग्रेशन, यूनिपोलर इंग्रेशन। किसने बताया था? लॉर्ड ट्रूप ने। इस प्रकार के अंतःक्रमण में कोशिकाएं समूह में, बहुध्रुवी यानी समूह में, ध्यान रखना, बहुध्रुवी यानी समूह में, बाकी वही बातें, कई स्थानों से ब्लास्टोडर्म कोरोगुआ में गति करती है। ये अंतःक्रमण पैराटेंजेंटियल सेल डिवीजन या आदि विस्तरण के कारण होता है। इस प्रकार का अंतःक्रमण सरीसृप व पक्षियों में दो जनन स्तरों के पृथक्करण के दौरान होता है। जब सरीसृप व पक्षियों में दो जनन स्तर पृथक पृथक होते हैं। और सेकंड वाला था यूनिपोलर इंग्रेशन, एक ध्रुवी अंतःक्रमण। एक ध्रुवी अंतःक्रमण सिर्फ एक क्षेत्र में होता है। ठीक है, वहाँ समूह में था, यहाँ एक क्षेत्र में होता है। वह ये क्षेत्र अक्रिय क्षेत्र होता है। यूनिपोलर इंग्रेशन कहाँ होता है? अक्रिय क्षेत्र में। इसमें कोशिकांग एकल स्थानांतरित होते हैं। उभयचरों में मेसोडर्म का पृथक्करण इसी के द्वारा होता है। उभयचरों में मेसोडर्म का पृथक्करण किसके द्वारा होता है? यूनिपोलर इंग्रेशन के द्वारा। अब अपनी चौथी विधि है डीएलिमिनेशन, विस्तरण। पूछा भी गया है ये। ठीक है, स्तनधारियों में पूर्व स्थित स्तर से कोशिकाओं के अलग होकर कोरोगुआ में जाने से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। स्तनधारियों में पूर्व स्थित स्तर से सेल्स अलग होकर कोरोगुआ में जाती है और गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। ये मैमल्स के लिए विशेषकर तुम्हें याद रखना है। मैमल्स में कौन सी विधि पाई जाती है? विस्तरण। अलग होने वाली सेल्स ट्रोपोब्लास्ट के नीचे विन्यासित होकर एंडोडर्म या हाइपोब्लास्ट बनाती है। इसमें भी कोरक छिद्र एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तंत्रिका। ये अपनी विधियां तो कंप्लीट हो चुकी, ये अलग पॉइंट है। तंत्रिका नर्वस सिस्टम के निर्माण के लिए गैस्ट्रुला बोन का पूरा होना अत्यंत आवश्यक होता है, जबकि इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। लेकिन तंत्रिका निर्माण के लिए गैस्ट्रुला बोन का होना आवश्यक है। इसके निर्माण के लिए मेसोडर्म व एंडोडर्म निर्मित करने वाले कोरखंडों का अंदर की ओर स्थानांतरित होना आवश्यक है, यानी एम्बोली होना भी आवश्यक है, भले से निर्माण इसका एक्टोडर्म से हो।
यदि किसी कारणवश ये कोरकखंड अंदर की ओर स्थानांतरित नहीं हो पाए तो रचनाओं का निर्माण होता है, परंतु एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं होता। ऐसे असामान्य गैस्ट्रुला को हम एक्स्ट्रोगैस्ट्रुला कहेंगे, जो कि मेंढक व अन्य उभयचरों में देखा जा सकता है। अब हम गैस्ट्रुला बोन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुला बोन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भ्रूणीय प्रक्रम है और संभावी परिवर्तन की नींव इसी में रखी हुई है। ठीक है, पहला सीधा सा इनका महत्व कोई ज़्यादा नहीं है। गैस्ट्रुला बोन में अविभेदित ब्लास्टोडर्म से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का सिर्फ पृथक्करण ही नहीं होता, अपितु ये जनन स्तर अपनी सही स्थिति भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना, शुरुआत भी मैंने यहीं से की थी। गैस्ट्रुला बोन में ब्लास्टुला के ब्लास्टोडर्म जो कि अविभेदित होती है, उससे 3 प्राथमिक जनन स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म पृथक पृथक होते हैं, और ये पृथक पृथक ही नहीं होते, अपितु अपनी वह स्थिति ग्रहण कर लेते हैं जहाँ से इसको किसी जंतु का पूरा शरीर बनाने के भावी शरीर का निर्माण करना होता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न अंगों के निर्माण के विभिन्न निर्देश क्षेत्र भ्रूण में अपनी सही स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। जिस सेल्स को नाक बनाना होता है वह नाक वाले स्थान पर चली जाएगी, जिसको हाथ बनाना होता है हाथ वाले स्थान पर चली जाएगी। इस प्रकार गैस्ट्रुला बोन में संरचना विकास प्रारंभ करने की सभी तैयारियां पूर्ण हो जाती है। गैस्ट्रुला बोन के द्वारा आद्यांत्र का निर्माण होता है। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंस थे जो कि शुरू में भी मैं समझा चुका हूँ। ठीक, ओके, धन्यवाद।